नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम की। सेंट्रल विस्टा यानी कि नई पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का जो लॉजिक मोदी सरकार ने रखा था, वो ये था कि लोगों का जो टाइम वेस्टेज है, वो कम से कम हो और सारे ऑफिस उसके अंदर ही हों। सांसदों के बैठने की जगह भी अंदर ही हो, कैंटीन से लेकर जो भी व्यवस्था है, वो सब अंदर हो। यानी कि संसद भवन में घुसने के पश्चात वो संसद भवन का हो जाए, या तो संसद से बाहर जाए या संसद के अंदर जाए। तो रेजिडेंशियल व्यवस्था भी संसद के अंदर है, दोनों हाउसेस संसद के अंदर हैं, जो सेंट्रल हॉल है वो संसद के अंदर है और सभी सांसदों के अलग से बैठने के चैम्बर उसी संसद भवन में रखे गए हैं। जब पहली बार पार्लियामेंट बनी थी आज से 100 वर्ष पहले, तो जो पार्लियामेंट बनी उसकी आयु लगभग 100 वर्ष रखी गई थी। 100 वर्ष की आयु खत्म होने के बाद मनमोहन सिंह सरकार के समय पर ही ये रिकमेंडेशन कर दी गई थी कि ये जो है वो अबंडन हो घोषित हो जानी चाहिए। आपने देखा होगा कि रेलवे के किनारे आप चलते हैं तो बहुत सारे बिल्डिंगें बनी होती हैं जिन पे लिखा होता है अबंडन्ड। अबंडन का मतलब होता है ये खाली घोषित कर दी गई। बिल्डिंग अच्छी दिख रही होती है, बहुत अच्छे से ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी वो खाली कर दी जाती है और दूसरे भवन में ऑफिसेज या लोगों के निवास शिफ्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे ही आपने रोड पर भी देखा होगा, रेलवे के जो ट्रैक हैं उन पर देखा होगा कि जो पुल बना हुआ है उसको अबंडन घोषित कर दिया गया है, बगल में नया बना दिया है, पुराना वाला भी बना हुआ है। ऐसी रोडें भी आपने देखी होंगी कि पुरानी रोड बनी हुई है, छोटा सा पुल बना है, दूसरा एक नया हाईवे बनाएगा और उसको रोक दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। उसका कारण ये है कि हो सकता है कि रोड अच्छी हो, लेकिन जो डिपार्टमेंट उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाता है, जो एजेंसियाँ स्ट्रेंथ का पता लगाती हैं, वो एजेंसियाँ इस निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि अब इस पर यातायात नहीं होना चाहिए। इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ पुल कभी-कभी गिर ही जाते हैं। अब गिरने की बात तो ऐसी है कि नए भी गिर जाते हैं, नया बनते समय भी गिर जाता है, पुराना तो बहुत दूर की बात है। तो ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में ये सब कुछ चलता है, होता है। तो जब मनमोहन सिंह सरकार के समय पर ये नई पार्लियामेंट बनने का प्रस्ताव आ गया था और पुरानी वाली अबंडन घोषित करने की बात आ गई थी, तो मोदी सरकार के बैठने के बाद जो मिशन कमीशन बना, उसने रिकमेंडेशन दी, आर्किटेक्शन हुआ, उसका कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। ये भी बड़ी बात है कि सरकार इतनी मुसीबत के बावजूद, इतनी मुसीबत में इस कंडीशन में देश मिला था उनको जब मोदी जी आए थे कि देश चलाने लायक स्थिति नहीं थी। कर्जे के ऊपर कर्जे हमारे ऊपर बने हुए थे। डिफेंस का हाल हम देख रहे थे कि हम इंपोर्ट पर ज़्यादा डिपेंड करते थे और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग खत्म हो चुका था। भारत चीन पर डिपेंड हो चुका था, चीन से इंपोर्ट हम करते थे। नतीजा ये निकला कि भारत के खजाने लगातार खाली होते चले गए। वो खजाने भी खाली हो गए थे जो वाजपेयी जी की सरकार में आईएमएफ में हमने अपना 2 गुना से 3 गुना फंड बढ़ा दिया था बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, वो भी सारे खर्च हो गए थे। आईबीआरडी में जो हमारा पैसा जमा था वो भी सारा खर्च हो गया था और कुल मिलाकर भारत में जो सोना था वो सोना भी कुछ इधर-उधर रख दिया गया था। वाजपेयी जी सब छुड़ा कर लाए थे, बाद में फिर वही हालत वैसी-वैसी बन गई। तो मोदी सरकार जब बैठी तो उसने इकोनॉमिक कंडीशन पर काम करना शुरू किया और संसद भवन भी बनना ही चाहिए। अगर संसद भवन का एक कोना भी गिर गया, तो फिर ये सवाल बिल्कुल ठीक है कि फिर इस पर प्रश्न खड़े होंगे इंटरनेशनली कि भारत की संसद जब अपने आप को नहीं बचा सकती तो बाकी क्या। तो जो नई संसद बनी है, उसमें सिक्योरिटी के पर्पज़ से सारे इक्विपमेंट वो लगाए गए हैं जो लगने चाहिए। सिक्योरिटी के लिए वो व्यवस्था की। ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, पहले भी राजा जब अपने दुर्ग या किले बनाते थे, तो दुर्ग और किले बनाते समय वो सिक्योरिटी की व्यवस्था रखते थे और नए-नए स्थानों पर अपने दुर्गों का निर्माण करते थे। दुर्ग मतलब रहने के स्थान। और किले बनाते थे तो खूब ऊंचाई का क्षेत्र हो, चारों ओर से कवर्ड हो, तो जो व्यवस्था होती थी उस व्यवस्था के अतिरिक्त भी वो ऐसी व्यवस्था करने की प्रयास करते थे कि उनको सिक्योरिटी रहे। आज की नई संसद जो बनने जा रही है या बन गई है, वो भी सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बन गई है, तैयार है, लगभग एक हिस्सा तैयार है, उसका भी बन पूरी कंप्लीट हो गई है ऐसा नहीं है, एक हिस्सा तैयार है। हम संसद के विषय में जानते हैं कि हम जब लेजिस्लेशन कहते हैं विधायिका, तो विधायिका के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन जब उसमें से हम संसद शॉर्ट कर लें, लोकसभा, राज्यसभा को एक कह दें ये संसद है, तो संसद का मतलब संसद और राष्ट्रपति ये 2 हिस्से होते हैं। तो दोनों मिलाकर लेजिस्लेशन बनाते हैं। लेकिन जब हम केवल संसद की बात करते हैं, तो संसद में 2 हाउस रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब इस पर थोड़ी कानूनी प्रक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। दोनों हाउसेस के अपने-अपने स्पीकर या चेयरमैन रहते हैं। तो स्पीकर को हम यहाँ पर
लोकसभा का स्पीकर कहते हैं कि भाई लोकसभा में जो बैठता है वो स्पीकर कहलाता है। अध्यक्ष हम दोनों को ही कहते हैं, और जो दूसरी जगह राज्यसभा में बैठता है वो उपराष्ट्रपति महोदय, जो चुनकर हम उपराष्ट्रपति चुनते हैं, उपराष्ट्रपति को वहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना देते हैं, ताकि राष्ट्रपति को कभी आवश्यकता पड़े तो उपराष्ट्रपति हमारा काम कर रहा हो। अब उपराष्ट्रपति खाली होगा, क्योंकि कोई काम नहीं हो तो क्या करें, तो हमने संसद में उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना दिया, यानी कि राज्यसभा में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना दिया। राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होता उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ऑटोमेटिकली होता है, जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो चेयरमैन हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त उपसभापति दोनों सदनों में नियुक्त किए जाते हैं, डिप्टी स्पीकर या उपसभापति। दोनों की अपनी अपनी गरिमा है। ये जो हाउस ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, या जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, ये राज्यों के रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ डुअल व्यवस्था करी गई है, केंद्र की सूची अलग है, राज्य की सूची अलग है, समवर्ती सूची अलग है। तो जो राज्य की सेवाओं में परिवर्तन करना हो तो ऐसा भी प्रावधान है कानून में, संविधान में, कि अगर राज्यों की किसी सूची में या ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी हो तो फिर राज्यसभा में ही बिल पहले लाना होगा, लोकसभा में नहीं लाना। लेकिन अगर बजट लाना है तो पहले लोकसभा में लाना होगा, बाकी लाना है तो पहले राज्यसभा में लाना होगा। ऐसी हमारी व्यवस्था है। तो दोनों की अपनी अपनी गरिमा है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का लगता है तो जॉइंट सेशन की दो बातें, एक तो जॉइंट सेशन लगता है जिस समय पार्लियामेंट का उद्घाटन, शुरुआत होती है। शुरुआत से मतलब है जब सत्र शुरू होता है साल में पहला, तो फिर उस सत्र का जो पहला भाषण है वो सरकार के बिहाफ पर, यानी कि सरकार देती है। सरकार के बिहाफ पर कौन आता है? सरकार के बिहाफ पर राष्ट्रपति आते हैं। तो जो सरकार है, अब बहुत बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या है। सरकार जब हम कहते हैं तो सरकार का मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सरकार का व्यू रखता है, क्योंकि राष्ट्रपति की सरकार होती है, और ये जो बाकी लोग होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री और जो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति की एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। हालांकि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको चुन ले। उसके लिए हमने प्रावधान रखा है कि लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी होगी वो प्रधानमंत्री क्लेम कर सकता है, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बना देगा, प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चयन हो जाएगा, और इस प्रधानमंत्री को या जो सरकार नियुक्त हुई इसको अपनी मेजोरिटी लोकसभा में सिद्ध करनी होगी। इस प्रक्रिया में राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो राज्यों की सभा, सभी राज्य सभी विधानसभाएं अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं कि भाई हर बात राज्यसभा, राज्य के मामले में राज्य में भेजा जाए, ये अच्छा नहीं है। हर मामले को राज्य में भेजने के बजाय राज्य के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बैठे हुए हैं जो चुनकर आए, वो लोग उस पर चर्चा करेंगे जो राज्य का विषय है, और वहीं पर राज्य के विषय पर लोकसभा भी चर्चा करेगी और राज्यसभा भी चर्चा करेगी, बात पूरी हो जाएगी। अलग अलग सभी राज्यों में भेजना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस में राज्य से बात करनी आवश्यक है। फेडरल सिस्टम हमने स्ट्रक्चर अडॉप्ट करके रखा है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों की भी पूछो, राज्यों की पूछें तो कैसे पूछें, हर राज्य में भेजें तो मालूम पड़ा महीनों लग जाएंगे, तो राज्यसभा में हम उसको रखते हैं। और मामला ये है कि केंद्र का बिल भी अगर कोई पास होता है तो भी भैया राज्यसभा से बात करो, राज्यों से भी बात करो, क्योंकि राज्य भी उसमें एक स्टेक होल्डर है, तो राज्यसभा में उसको रख दीजिए। केवल बजट का मामला ऐसा है, फाइनेंशियल बिल का मामला ऐसा है जो कि लोकसभा एक्सक्लूसिव राइट रखता है, राज्यसभा अगर उसको मना कर दे तो भी लोकसभा रहता है। अब ये तो हो गई बात तब की जब राष्ट्रपति, जब पहला सेशन शुरू होता है, सरकार का प्रेजेंटेशन राष्ट्रपति रखता है। सरकार यहाँ तक की कि प्रधानमंत्री ही उनकी वो लिखता है, स्पीच लिखता है, और प्रधानमंत्री की स्पीच को राष्ट्रपति बोलते हैं। राष्ट्रपति महोदय जो बोलते हैं उस पर हमने देखा है कि संसद में बहुत सारे विवाद खड़े हो जाते हैं, लोग सवाल खड़े करते हैं उन पर, और कहते हैं राष्ट्रपति क्या माउथ पीस हो गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के या प्राइम मिनिस्टर के, वही बोल रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। सरकार एक्चुअली राष्ट्रपति की होती है, और राष्ट्रपति की सरकार होने के नाते बाकी लोग जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी एडवाइस के लिए है, लेकिन वो रिजिड व्यवस्था है, मतलब राष्ट्रपति को भी डिस्क्रिशन फुल नहीं है, वो भी कानून के तहत बनेगा। इसलिए राष्ट्रपति को वही लिखना होता है, क्योंकि उसकी सरकार है, और एड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो लिख के दिया वही उसको करना होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि एलजी वही करेगा जो हम कहना चाहते हैं, कैसे एलजी अपने मन से कर देगा, ये वही व्यवस्था है। हालांकि वो
अर्ध राज्य है, मतलब वो राज्य है नहीं, वो यूनियन टेरिटरी है, इसलिए वहाँ विवाद पैदा हो रहा है, बाकी राज्यों में रहता है। अब सवाल पैदा होता है जब जॉइंट सेशन बुलाना हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी ना हो और कोई बिल पास करने के लिए जॉइंट सेशन बुलाना हो, तो हम पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जॉइंट सेशन बुलाते हैं। उपराष्ट्रपति बैठा हुआ है, संसद का लोकसभा का स्पीकर बैठा हुआ है और इसके साथ हमारे पास राष्ट्रपति भी है। तो ये जॉइंट सेशन कौन लेगा? सवाल ये पैदा होता है कि राष्ट्रपति लेगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो सरकार का हेड है। तो राष्ट्रपति लेगा या फिर उपराष्ट्रपति लेगा, भाई उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा का स्पीकर लेगा। तो हमारे कानून में, हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि लोकसभा का स्पीकर उस जॉइंट सिटिंग को हेड करेगा। मैं फिर से बताता हूँ, लोकसभा का स्पीकर उस जॉइंट सेशन को, जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों का जॉइंट सेशन बिठाया जाएगा, उसमें हेड करने का काम स्पीकर का होगा, लोकसभा के स्पीकर का, उपराष्ट्रपति का नहीं। ये व्यवस्था है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि जो लोकसभा टीवी है या संसद की टीवी है या फिर संसद भवन है, उसमें दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों ही होते हैं, संसद भवन की चर्चा की जाए या फिर जो रेजिडेंस की बात की जाती है, जो रेजिडेंशियल जगह रहती है, इन सब का हेड कौन होता है? इन सब का हेड हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति नहीं होता, हमारे यहाँ लोकसभा का स्पीकर होता है। उपराष्ट्रपति होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का, हम उसको बनाते हैं क्योंकि खाली बैठा हुआ है, तो वो है उपराष्ट्रपति। मैंने पहले भी कहा था, उपराष्ट्रपति होने की वजह से वो इसका हेड है। लोकसभा का, राज्यसभा का चेयरमैन होने की वजह से उपराष्ट्रपति नहीं है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदन मिलकर करते हैं और लोकसभा का हेड एक्सक्लूसिव हेड होता है, इसलिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हमने खाली रखा हुआ है और जो स्पीकर है, स्पीकर को संसद का हेड बनाकर रखा, संसद भवन का भी हेड बनाकर रखा। संसद की टीवी, संसद की लाइब्रेरी, संसद का जो कुछ भी है, उसका हेड लोकसभा का स्पीकर रहता है, वो उसका मालिक सर्वे सर्वा रहता है। अब लोकसभा का निर्माण होना है, नई लोकसभा बनेगी, तो कौन उसमें इनिशिएट करेगा? तो उसमें भी लोकसभा का स्पीकर ही इनिशिएट करेगा। लोकसभा स्पीकर उसका संरक्षक होता है। लोकसभा स्पीकर तय करता है कि आखिर संसद में क्या चलना है, यानी कि संसद का जो इनॉग्रेशन सेशन है या संसद का इनॉग्रेशन है या संसद में जो समितियां बनती हैं या संसद में जो और काम होते हैं लोकसभा से, उन सभी का, जो राज्यसभा का एक्सक्लूसिव काम नहीं है, उनको छोड़कर सब कुछ लोकसभा के स्पीकर के पास आता है। तो यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर ने, माननीय प्रधानमंत्री जी को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए आमंत्रित कर लिया। आमंत्रण हो गया, बुला लिया गया, सबको छाप दिया गया, इनविटेशन चले गए, 28 मई को होना है। अब कांग्रेस ने अचानक ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि भाई आप राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाते, आप प्रधानमंत्री से क्यों करवा रहे हैं? अब लोकसभा का स्पीकर जो निर्णय ले चुका है, उसने जो कार्रवाई कर दी है, उस कार्रवाई को पलटने का अधिकार किसी को नहीं है, राष्ट्रपति को भी नहीं है। राष्ट्रपति भी लोकसभा से बंधा हुआ है, यानी कि लोकसभा का स्पीकर अगर ये कहता है कि फला फला व्यक्ति के पास मेजॉरिटी है, तो फिर राष्ट्रपति उस पर एक्ट करने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति जब मेजॉरिटी लोकसभा के स्पीकर बता देगा फला व्यक्ति के पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, तो फिर राष्ट्रपति के पास भी डिस्क्रिप्शन नहीं कि वो उसको मना कर दे और ये कहे कि नहीं नहीं आप कैसे चले आओगे और हम तय करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर डेमोक्रेसी में लोकसभा का अपना स्थान है। राष्ट्रपति हमारे सॉवरेन पावर है, सॉवरेन पावर होने के नाते वो सभी सदनों का हेड होता है। सभी सदनों का हेड से मतलब है कि वो तो डिफेंस का भी हेड होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का भी हेड होता है, वो सरकार का भी हेड होता है, वो पार्लियामेंट का भी है, वो लेजिस्लेशन का भी हेड होता है और वो भी होता है। तो राष्ट्रपति को बुलाने में कोई हर्ज नहीं है, किसी को भी बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति को बुलाया जा सकता है, वो हेड होता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को बुला लिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई ये नहीं कह सकता कि आपने आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलवाया, आपने प्रधानमंत्री को क्यों बुला लिया। ये तो लोकसभा के स्पीकर के उस समय विवेक पर था और लोकसभा के स्पीकर ने डिसीजन ले लिया। तो सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि आप वनवासी महिला हैं, अनुसूचित महिला हैं, उनका आप अपमान कर रहे हो, उनको क्यों नहीं बुलाया। अरे भैया, उनका अपमान तब होता है जब उनको बुलाकर मना कर दिया गया होता है। जब ये व्यवस्था है, उस व्यवस्था में उनका अपना एक सर्वोच्च स्थान है और लोकसभा के स्पीकर को तय करने का अधिकार है। तो लोकसभा के स्पीकर ने जो तय कर दिया वो फाइनल हो गया।
अब आप कहें कि उसमें उपराष्ट्रपति का नाम क्यों नहीं, उपराष्ट्रपति से निर्णय क्यों नहीं करवा लिया? उपराष्ट्रपति को निर्णय पूरी पूरी संसद के विषय में निर्णय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ज्वाइंट सेशन जो पार्लियामेंट का बैठता है, उस ज्वाइंट सेशन में स्पीकर ही उस चेयर पर बैठता है, उपराष्ट्रपति उस चेयर पर नहीं बैठता है, जबकि उपराष्ट्रपति का डेजिग्नेशन बड़ा है। लेकिन फिर भी चूंकि राष्ट्रपति का उप है, वो संसद में केवल इसलिए भेजा गया है क्योंकि राज्यसभा खाली है, और और उपराष्ट्रपति करे क्या, कुछ तो फंक्शन दो उसको, तो इसलिए हमने उसको राज्यसभा का चेयरमैन बनाया, इसके अलावा कुछ नहीं। तो उनका सबका अपना अपना सम्मान है, सबके अपने ब्रांड डेजिग्नेशन है, सबका अपना अपना महत्व है। अब बात यहाँ पर आती है, बहुत सारे हाई कोर्ट जब बनते हैं, नए हाई कोर्ट बनते हैं तो चीफ जस्टिस उसका उद्घाटन करता है। तमाम तरह के कोर्ट बनते हैं तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसका उद्घाटन करने आता है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नया होता है तो चीफ जस्टिस उद्घाटन करता है, जबकि चीफ जस्टिस के भी हेड तो राष्ट्रपति हैं। तो ये कहा जा सकता नहीं भैया राष्ट्रपति को बुलाओ। अब ये चूंकि डिस्क्रिशनरी पावर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को है कि वो क्या करेगा, खुद काट दे या किसी को बुला ले, तो चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की किसी लाइब्रेरी का उद्घाटन करते समय, या फिर अभी अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उद्घाटन किया है न्यूट्रल साइटेशन का, न्यूट्रल साइटेशन मतलब सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन का, तो न्यूट्रल साइटेशन का उद्घाटन उन्होंने किया है, तमाम तरह की लाइब्रेरियों का उद्घाटन वो कर रहे हैं, तमाम ऑनलाइन जो चीज़ें चल रही हैं उनका उद्घाटन कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति उनका हेड है, नो डाउट। राष्ट्रपति के वारंट से ही चीफ जस्टिस का अपॉइंट होता है, चीफ जस्टिस के वारंट से राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट नहीं होता, राष्ट्रपति के वारंट से चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है। वारंट से मतलब उसकी घोषणा से चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है। तो इसका मतलब है कि उनका हेड तो राष्ट्रपति हो गया, तो राष्ट्रपति से अगर वो इनॉग्रेशन नहीं करवाता चीफ जस्टिस, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति का उल्लंघन हो गया। वो चाहे तो बुला भी सकता था, नहीं बुलाया, ठीक है, उसको लगा कि नहीं। ऐसे ही संसद की भी बात है कि संसद के उद्घाटन के लिए अगर प्रधानमंत्री को बुलाया गया है तो इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है। वो चाहता तो वो राष्ट्रपति को भी बुला सकता था, लेकिन उन्होंने बुला लिया है क्योंकि प्रधानमंत्री को संसद के हेड होने के नाते स्पीकर को ये अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल स्पीकर ने किया है। इसमें हाय तौबा मचाने की क्या बात है? ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा हो, ऐसा पहले भी होता रहा है। तो फिर यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती की कंट्रोवर्सी खड़ी करने का, अब आपको सर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, ज़बरदस्ती आप कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट खड़ा करना है, कुछ ना कुछ मिलकर खड़ा करना, तो आपने खड़ा कर दिया। लेकिन इसमें संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, व्यवहारिक रूप से और व्यवस्था के रूप के नज़रिए से नथिंग इज़ रॉन्ग, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही बजट दिया होगा, प्रधानमंत्री ने ही उसका प्रोजेक्ट हैंडल सही से देखा होगा, तो प्रधानमंत्री अगर उसका उद्घाटन करेंगे तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती का हंगामा खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।